और यह वीडियो उन तक भी शेयर करना है जिनकी कोई हॉबी और उनको पता नहीं सेवा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, के कौशलों में क्या सुधार हो, जैसे संबंधित सिविल सेवा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हॉबी रखिए बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास में कैसे आप व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं आपके नाम के शतरंज खिलाड़ी को। जिसकी शतरंज हॉबी है वो तो आज बिल्कुल इस वीडियो से पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा। कैसे आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल आनंदमय होंगे। मैं दिलीप राज जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एमपीपीएससी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए, उन सभी उम्मीदवार के लिए, उन सभी छात्रों के लिए। पहली कक्षा से लेकर आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाएं या आप गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी क्षेत्र में जॉब के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं, तो यह चैप्टर, यह वीडियो आप सबके लिए हेल्प करेगा, मददगार होगा। एक्चुअली क्या है यह वीडियो, क्योंकि यहाँ पर सिविल सर्विसेज की क्लासेस चलती हैं, एग्जाम जैसे वनडे एग्जाम्स हो गए उनकी क्लासेस चलती हैं, तो सिविल सर्विसेज मीन्स यूपीएससी, एमपीपीएससी, आईएएस, आईपीएस, डीसी, डीएसपी के इंटरव्यू के लिए हॉबी को कैसे चुने। आज इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हॉबी कैसे चुने, कौन सी हॉबी प्रभावशील रहेगी, प्रभावशाली रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, इंटरव्यू में किस हॉबी के लिए अच्छा माना जाता है, किसके लिए नहीं माना जाता, ऐसे प्रश्न आपके जहन में चलते होंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक का इस तरह का पहला वीडियो है जिसमें आपकी जो भी हॉबी होगी उससे संबंधित पूरा डेटा मिलेगा। और आज चेस से संबंधित सिविल सेवा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हमने हॉबी रखी है चेस। अब हो सकता है आपकी डायरी लेखन हो, क्रिकेट खेलना हो, ठीक है, घूमर डांस हो, नृत्य करना हो, ठीक है, यात्रा पर जाना हो, इस तरह की बहुत सारी हॉबीज होती हैं। देयर आर लॉट ऑफ हॉबीज, और जो कि आपको पसंद होती हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके आसपास जितने भी प्रश्न बनेंगे हॉबी से संबंधित, वो आज हम आपको बताएंगे। और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपकी हॉबी कौन सी है और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। या वैसे तो जीवन में व्यक्ति के लिए हॉबी की जरूरत हर क्षेत्र में पड़ती है, इवन प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सिविल सर्विसेज हो, पुलिस हो, या कह सकते हैं एमपीएसआई हो, ठीक है, और अदर कोर्सेज कोई भी कर रहे हो आप, उसमें भी आपके लिए जरूरत पड़ती है। टेक्निकल, ठीक है, फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, नॉन टेक्निकल में कर रहे हो, तो हॉबी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं चेस वाली हॉबी के लिए। और अगर जिसकी चेस खेलना हॉबी है तो उसके लिए तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। चलेगा, चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर सिविल सर्विसेज मीन्स यूपीएससी, एमपीपीएससी, आईएएस, आईपीएस, डीसी, डीएसपी के इंटरव्यू के लिए हॉबी कैसे चुने। सिविल सर्विसेज मीन्स यूपीएससी, एमपीपीएससी, आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, ठीक है, डीसी, डीएसपी, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, इनमें जो इंटरव्यू पूछा जाता है तो सबसे पूछा जाता है आपकी हॉबी क्या है। हॉबी से संबंधित प्रश्न बनते ही हैं, और आपके इंटरव्यू के मार्क्स कम ज़्यादा होने में हॉबी का बहुत बड़ा योगदान या कंट्रीब्यूशन है। तो इसको आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। चलेगा, तो कैसे चुने, ये भी आपके प्रश्न आते होंगे कि यार कौन सी हॉबी ठीक रहेगी, चुनाव कैसे करें। तो देखिएगा, सिविल परीक्षा में हॉबी चुनते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा में हॉबी चुनते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं,
चलेगा। एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट हम पूरा आज इसको ऐसा क्लियर करेंगे कि आपकी जो भी हॉबी होगी आप हमको मैसेज करके बताएंगे, तो उसके लिए हम वीडियो तैयार करके पूरा डेटा देंगे और आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कैसा उत्तर देना है हम यह भी बताएंगे। पहली चीज क्या है, रुचि और शौक। अब क्या होता है, कुछ लोग, कुछ एस्पायरेंट, कुछ उम्मीदवार बोलते हैं सर मेरी तो क्रिकेट खेलना भी है, फुटबॉल खेलना भी है, शतरंज खेलना भी है, डांस करना भी है, चारों लिख दूं क्या? नहीं, आपको हॉबी का चुनाव कैसे करना है, जिस हॉबी में आपकी रुचि और शौक हो, जिस हॉबी में आपका इंटरेस्ट हो और एक तरह से आपका इसमें पैशन हो, आपका क्या हो, शौक हो और रुचि हो, वही हॉबी का चुनाव करें। ऐसी हॉबी जिसके बगैर आप रह ना सकते हो, उसको आपको 100% करना होता हो, अपने जीवन में उतारते हो, इस प्रकार की हॉबी का चुनाव करें। नंबर 1, रुचि और शौक होना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी हॉबी आपकी वास्तविक रुचि से मेल खाती हो। आपकी हॉबी आपकी वास्तविक रुचि से मेल खाती हो, यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप सचमुच में आनंद लेते हो, जिसके बारे में आपके पास पर्याप्त ज्ञान हो। हॉबी मीन्स जिसको आप प्ले करते हो, खेलते हो या उसका परफॉर्म करते हो तो उससे आनंद मिलता हो, आपकी रुचि से मेल खाती हो और उसका आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं तो कम से कम कह सकते हैं आपके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अनुभव, आपका रुचि और शौक के बाद आता है अनुभव। आपका अनुभव कैसा उसके साथ, कितने समय तक खेला है। हॉबी है तो आप बचपन से खेल रहे होंगे, या बचपन से नहीं तो ठीक है कह सकते हैं हायर सेकेंडरी लेवल से खेल रहे होंगे, ग्रेजुएशन लेवल से खेल रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो ये जरूरी है अनुभव। यह सुनिश्चित करें कि आपकी हॉबी में आपका पर्याप्त अनुभव है या नहीं है आपको। यदि आपने इसे लंबे समय से अपनाया है तो इसके विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी हॉबी है, लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका आपको नॉलेज होना, ज्ञान होना और सभी पहलुओं पर आपको पता होना चाहिए। तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपकी हॉबी कोई भी चुनने के लिए, जिसमें आपकी रुचि हो, शौक हो और आपका अनुभव हो, आपने उसको कई बार परफॉर्म किया हो और इसकी अच्छी खासी नॉलेज हो, जानकारी हो, उसकी हिस्ट्री से लेकर ठीक है वर्तमान तक। और चलते हैं आगे और बताता हूं क्या है। अब आते हैं यहां पर, चलेगा, व्यवहारिकता। ठीक है, चलेगा। ऐसी हॉबी चुने जो व्यवहारिक हो, साक्षात्कार के दौरान आसानी से समझाई जा सके, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, व्यवहारिक हो, ऐसी हॉबी का चुनाव करें और साक्षात्कार के दौरान आसानी से आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, डिफाइन कर सकें, परिभाषित कर सकें और विदाउट हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये आपकी हॉबी है। हॉबी मीन्स रुचि, रुचि मीन्स शौक, ठीक है, शौक मीन्स आप उसको अच्छे से कर पाते हैं और इन्हें साक्षात्कार पैनल के सामने समझाना कठिन हो सकता है। ठीक है, तो चलेगा। साक्षात्कार में सवालों की संभावना, साक्षात्कार में सवालों की संभावना, यह सोचें कि आपकी हॉबी पर किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। और आपकी हॉबी है, आपको भी लगना चाहिए कि इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने सारे प्रश्न तैयार किए हैं, लगभग उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आंसर भी क्या देना है यह भी हमने इस स्लाइड में, इस वीडियो में तैयार किया है। आपको बस सिर्फ एक दो बार वीडियो देखना है और अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना है, तो आपकी हॉबी की समस्या खत्म हो जाएगी। और जिसकी शतरंज हॉबी है वो तो आज बिल्कुल इस वीडियो से पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा, एक ही वीडियो से। यह सोचें कि आपकी हॉबी पर किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं,
क्या आप उन सवालों को उत्तर देने में सक्षम होंगे? पहले प्रश्न भी आप बनाकर देखें और उनको उत्तर भी देने का प्रयास करें। व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, फिर क्या होता है? व्यक्तित्व का प्रतिबिंब। आपकी हॉबी आपके व्यक्तित्व का एक अच्छा प्रतिबिंब होना चाहिए। जब आपकी हॉबी है, हॉबी मीन्स उसमें आप डूब चुके हैं, डूब कर काम करते हैं। जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें खो जाते हैं, आनंद मिलता है, रुचि आपकी उसमें होती है, ठीक है, लीन हो जाते हैं आप। तो अच्छा प्रतिबिंब होना चाहिए, झलकना चाहिए कि वाकई में आपकी ये हॉबी है। यह साक्षात्कार पैनल को आपके बारे में अधिक जानने का मौका देता है और आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जानकारी के साथ तो पैनल को लगता है कि इस व्यक्ति की हॉबी और व्यक्ति की रुचि ये मैच करती हैं, मेल खाती हैं, ये वहाँ पर दर्शाती हैं और आपके जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो मिलने वाले होंगे, वो अच्छे नंबर मिलेंगे। चलेगा, आगे चलते हैं। कुछ बिंदुओं पर और ध्यान रखना है आपको। वहाँ पर बनावटी हॉबी कुछ भी ना ले जाएं। अभी अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है, तैयार नहीं कर पाए हैं, तो आप अभी भी हमको मैसेज करके, कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपके हॉबी से संबंधित हम डेटा प्रोवाइड करवा देंगे और आपके वीडियो भी बना देंगे। चलेगा, आगे चलते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको पढ़ने का शौक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या है, पढ़ने का शौक है, आप इसे हॉबी के रूप में चुन सकते हैं। आपको रीडिंग करने का शौक है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है। अगर आपको पढ़ने का शौक है, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गए हैं, मैगजीन्स हो गई हैं, ठीक है, मैगजीन्स हो गई हैं, और भी बुक्स हो गई ढेर सारी, नोवेल्स हो गए हैं, इनको पढ़ने का आपको शौक है तो बस बता सकते हैं आप नोवेल्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, न्यूज़पेपर। बट पढ़ने का तात्पर्य है कि आपसे पूछा जाए, अगर आप नोवेल्स बताएंगे तो आपको नोवेल्स पता होना चाहिए, कौन सा नोवेल्स, ठीक है, कि इसका सारांश क्या है, इसका, ठीक है, टाइटल क्या है, किससे संबंधित है, बुक्स कौन सी अच्छी है, सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है, न्यू बुक्स कौन सी, आपको हिंदी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है क्या, इंग्लिश बुक पढ़ना अच्छा लगता है, मैगजीन्स कौन सी पढ़ते हैं, ठीक है, मैगजीन्स या फिल्म, ठीक है, फिल्मी दुनिया से संबंधित पढ़ते हैं या न्यू नॉलेज से संबंधित पढ़ते हैं, करंट अफेयर से संबंधित पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में क्या पढ़ना अच्छा लगता है, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। तो उदाहरण के लिए, आपको पढ़ने का शौक है तो आप इसे हॉबी के रूप में चुन सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप हाल ही में क्या पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप हाल ही में क्या पढ़ रहे हैं और इसके बारे में बातचीत करने में सक्षम हो। जो पढ़ रहे हैं आप उस पर वाद विवाद कर सकें, डिबेट कर सकें, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकें, ठीक है, कोई पूछे तो आप उसका रिप्लाई दे सकें। यह जरूरी होता है, आपकी हॉबी के बारे में आपको इतना सा मालूम होना चाहिए, करने में सक्षम हो। सिमिलरली, यदि आपको यात्रा करने का शौक है तो आप विभिन्न स्थानों के बारे में अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। किसी को यात्रा करने का शौक है, कोई जैसे कहे मैं, ठीक है, कहाँ पर सांची का स्तूप देख के आया, तो सांची के स्तूप के बारे में बताइएगा। किस तरह की यात्रा करना, मॉन्यूमेंट्स देखना, ठीक है, या आपको, ठीक है, कह सकते हैं नेचुरल प्लेसेस पर जाना या रिलीजियस प्लेसेस पर जाना, धार्मिक स्थानों पर जाना। आप जिस भी हॉबी को चुनेंगे उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। विभिन्न स्थानों के बारे में आप अनुभव साझा कर सकते हैं, वहाँ की खूबियाँ, विशेषताएं, ये चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हम चलेंगे शतरंज पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये बता रहे हैं। चलेगा, अब चलते हैं आगे की तरफ। आज का जो हॉबी का वीडियो है, जो हॉबी जिसकी चेस है और वो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एमपीपीएससी, आईएएस, आईपीएस, डीसी, डीएसपी, इनका इंटरव्यू देने जा रहा है, साक्षात्कार देने वाला है, और आपकी हॉबी चेस है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है कि आपको सारी चीजें पकी पकाई मिलेंगी, ठीक है, कट एंड फ्राइड, बिल्कुल पका हुआ मिलेगा यहाँ पर,
चेस हॉबी वाले कमेंट करके बताएं किसकी चेस हॉबी है, और आज चेस का पूरा यहाँ पर तैयार किया है। चलेगा, चेस से संबंधित सिविल सेवा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ से बात करते हैं। और आपकी हॉबी कौन सी है कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो उस पर जल्द से जल्द हम बनाएंगे पूरे डेटा के साथ, ठीक है, फुल डिटेल के साथ। चलेगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या कहने जा रहा है। आईएएस इंटरव्यू, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू से संबंधित प्रश्नों में उम्मीदवार की खेल के प्रति समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और रणनीतिक सोच को परखने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ संभावित प्रश्न यहाँ पर हम आपके लिए दिखा रहे हैं, उनके आंसर भी हम बताएंगे। तो चलेगा, यहाँ पर एक देख रहे हैं आप कुछ संभावित प्रश्न। शतरंज के नियमों, बुनियादी अवधारणाओं के बारे में बताइएगा। शतरंज के नियमों, पहला प्रश्न आपसे प्रारंभ हो गया, शतरंज के नियमों और बुनियादी अवधारणाओं के बारे में बताइए। सबसे पहले पूछा आपसे आपकी हॉबी क्या, आपने बोला या आपके डेफ में आपने जो फॉर्म दिया उसमें सब कुछ लिखा होता है, आपको पूरा बायोडेटा होता है। तो उसमें चेस देखा, उन्होंने पूछा, ठीक है, चेस, तो चेस के नियमों और बुनियादी अवधारणाओं के बारे में बताएं। तो क्या बताना है, बताते हैं। फिर पूछा जाएगा शतरंज की बिसात चेस बोर्ड, जो शतरंज का चेस बोर्ड होता है, ठीक है, चेस बोर्ड होता है कि विभिन्न टुकड़ों, पीस के नाम और उनकी चालें बताइएगा। यह पूछा जा सकता है प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है शतरंज में ओपनिंग और एंड गेम की रणनीतियों के बारे में बताइए। अभी इन प्रश्नों के आपको उत्तर भी मिलेंगे। किसी प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी का उदाहरण दीजिए और उनके योगदान के बारे में बताइए, और उनसे आपको क्या मोटिवेशन मिला, क्या प्रेरणा मिली, ठीक है, यह भी आपको बताना है। शतरंज खेलने से मानसिक विकास और विश्लेषणात्मक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप चेस खेलते हैं तो इसे मेंटली और एनालिटिकली कैसे हमारी क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता है, यह भी आपको बताना है। तो इस प्रश्न के जवाब भी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन अभी आप सोचना प्रारंभ कर दें, आपको पता है इनके, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिएगा, मैं ले चलता हूं जवाब की ओर। आगे और प्रश्न है, शतरंज के खेल में कौन कौन सी मानसिक कुशलताएं आवश्यक होती हैं। प्रश्न है, शतरंज के खेल में कौन कौन सी मानसिक कुशलताएं आवश्यक होती हैं। क्या आप शतरंज में ग्रैंड मास्टर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। अब अगर आपका शौक है, हॉबी है, पैशन है, ठीक है, रुचि है, तो क्या आप शतरंज में ग्रैंड मास्टर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर, स्कूल लेवल पर कहीं पर प्रतियोगिता में भाग लिया है? तो लिया है तो किस स्तर पर लिया, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और आपको साफ सुथरा आंसर देना है, क्लियर, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। लिया है तो यस, हाँ लिया है, मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, स्कूल लेवल पर लिया है, उसमें मैं विनर रहा, वो विजेता रहा, जो भी वॉट एवर, ग्रैंड से, ठीक है, या बोल सकते हैं ग्रैंड मास्टर रहा हूँ, मैंने चैंपियनशिप जीती है, नहीं जीती, कुछ भी जो भी आपके पास है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपके अनुभव क्या थे? क्या आप किसी शतरंज क्लब या समुदाय के सदस्य रहे हैं? क्या अनुभव थे आपके शतरंज के साथ, और क्या आप किसी शतरंज क्लब या समुदाय के सदस्य रहे हैं? अगर रहे हैं तो यस, नो। इसका आपके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? शतरंज का जो खेल आप खेलते हैं, इससे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, समझाइए। शतरंज के खेल में कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर और एआई का क्या योगदान है? कंप्यूटर और एआई का क्या योगदान है शतरंज के खेल में?
ठीक है, ये आपको बताना है। अब आगे, इन प्रश्नों का उद्देश्य यह जानना होता है कि उम्मीदवार की सोचने की क्षमता, ठीक है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और शतरंज के प्रति उनके जुनून को कितनी गहराई से समझते हैं। अब बात आती है, इन प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बताएंगे आपको डेटा, और आप जवाब देते हैं तो इससे पता चलता है कि उम्मीदवार की सोचने की क्षमता कैसी है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण कैसा है, एनालिटिकल आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसा है, शतरंज के प्रति आपका जोश जुनून जील कैसा है, रुचि कैसी है। ये प्रश्नों का उत्तर देते ही वो भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि हाँ, इनकी जो हॉबी है रियल में, वास्तव में हॉबी है या बनावटी आर्टिफिशियली ऐसा ही बोल रहे हैं कि हाँ मेरी हॉबी है और मैं खेलता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। हॉबी है तो आपको उसका पूरा अध्ययन, उसकी नॉलेज और उसके इतिहास, उसके बारे में पता कर लेकर चलना पड़ेगा, चलेगा। शतरंज का इतिहास, अब यहां से प्रारंभ होता है आपका क्या, शतरंज वालों जिनकी हॉबी शतरंज है उनके लिए तो अभी ठीक है 4 चांद लगने वाले हैं। शतरंज का इतिहास, शतरंज का इतिहास आविष्कार कब और कहां हुआ था, शतरंज के प्रमुख ग्रैंड मास्टर कौन कौन से हैं, यह भी आपसे पूछा जाएगा। शतरंज का आविष्कार कब हुआ, पता होना चाहिए, कहां हुआ, ये भी पता होना चाहिए। शतरंज के प्रमुख ग्रैंड मास्टर कौन कौन से हैं, ये 2 प्रश्न है शतरंज के इतिहास से संबंधित पूछे जाएंगे, नोट कर लो, उत्तर आने वाला अभी। फिर खेल की तकनीक और नियम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। शतरंज में कितने टुकड़े होते हैं, उनका नाम बताइएगा, ठीक है। और जो शतरंज होता है, ये जो बॉक्स बने होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ये भी आपको बताना है। शतरंज के प्रमुख उद्घाटन, ओपनिंग और उनका महत्व क्या है, ये 2 प्रश्न खेल की तकनीक और नियम से पूछे जा सकते हैं। 2 प्रश्न शतरंज का इतिहास से संबंधित, शतरंज का आविष्कार कब और कहाँ हुआ था, शतरंज के प्रमुख ग्रैंड मास्टर कौन कौन से, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके प्रश्न भी आपको ले चलता हूँ, जो भी उत्तर होंगे संभावित वहाँ तक ले चलता हूँ, क्योंकि आपकी हॉबी एक दिन की तो है नहीं है, पूरे जीवन भर की होती है, पूरी लाइफ टाइम की होती है। तो आप ये मत समझना कि वीडियो बड़ा होने वाला है, डिटेल ज़्यादा मिलने वाली है, ऐसा कुछ मत समझना। अगर आपकी हॉबी है साक्षात्कार देना है, इंटरव्यू में अच्छे नंबर चाहिए, अच्छा ठीक है प्रदर्शन करना है, अच्छा परफॉर्म करना है हॉबी के साथ, तो पूरा वीडियो देखना है। और यह वीडियो उन तक भी शेयर करना है जिनकी कोई हॉबी और उनको पता नहीं चल रहा है कि हम क्या हॉबी रखें, समझ नहीं आ रहा है कौन सी हॉबी डिसाइड करें, तो वो उन तक पहुंचा ताकि वो वीडियो देख करके हम तक कमेंट करें, हमसे कांटेक्ट हो और हम उनके लिए गाइड कर पाएँ कि आपकी हॉबी ये सही रहेगी या आपकी जो हॉबी है जिनकी ऑलरेडी है उनसे संबंधित भी हम एक वीडियो और बना पाएँ, चलेगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से, रणनीति और योजना। शतरंज में किंग्स इंडियन डिफेंस क्या है, शतरंज में किंग्स इंडियन डिफेंस क्या है, एक प्रश्न ध्यान रखना। इसका उपयोग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, एंड गेम एंडिंग की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का वर्णन करें, एंड गेम की कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का वर्णन एक्सप्लेन करें, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ, व्यक्तिगत अनुभव क्या है आपके, आपने शतरंज कब और कैसे खेलना शुरू किया, आपने शतरंज कब और कैसे खेलना प्रारंभ किया। यह प्रश्न तो आपको पहले प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, आपने शतरंज कब और कैसे खेलना शुरू किया, किससे मोटिवेशन लेकर, किससे प्रेरित होकर, ठीक है, ये आपको बताना है। आपका पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी कौन सा है और क्यों है, आपका पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी कौन है और क्यों है। ऐसे प्रश्न इंटरव्यूअर जो बोर्ड रहेगा, इंटरव्यू बोर्ड, उसके माध्यम से पूछे जाएंगे, ठीक।
समझ लेना, एक एक पॉइंट, एक एक, ठीक है। आंसर भी आपको बताएंगे, वो नोट करना है आपको। आगे देखिएगा, यहां पर कुछ और बेहतरीन प्रश्न। समाज और शतरंज, शतरंज बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास में कैसे मदद करता है? शतरंज बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास में कैसे मदद करता है? शतरंज के खेल से सिविल सेवक के कौशलों में क्या सुधार हो सकता है? आईएमपी सिविल सेवा के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए, यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए, डीसी डीएसपी के लिए शतरंज के खेल से सिविल सेवक के कौशलों में क्या सुधार हो सकता है? अगर आपकी हॉबी चेस है तो ये पूछेगा ही। आगे तुलनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शतरंज और रणनीतिक प्रबंधन के बीच क्या समानता है? अगर आप शतरंज खेलते हैं और आपको रणनीतिक प्रबंधन करना पड़ता होगा कि कौन सी चाल कब चलना है, ये पहले से रणनीति बना लेते होंगे, सामने वाले की पहले से चाल देख के और भी कई आगामी चालों के बारे में आप डिस्कस कर लेते होंगे, निर्णय ले लेते होंगे। शतरंज और रणनीतिक प्रबंधन के बीच क्या समानता है, ये आपको बताना है। शतरंज के खेल से आप किस प्रकार की नेतृत्व क्षमता विकसित कर सकते हैं? यहाँ का जो सेकंड प्रश्न है, शतरंज के खेल से सिविल सेवक के कौशलों में क्या सुधार हो सकता है, ये अति महत्वपूर्ण आईएमपी। और शतरंज के खेल से आप किस प्रकार की नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप कैपेसिटी विकसित कर सकते हैं? ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। घबराए नहीं, डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। कोई सी भी हॉबी हो, किसी की भी हो, आप हमारे नंबर पर मैसेज करके बताएंगे मेरी हॉबी ए है और इससे संबंधित वीडियो बनाइए सर, तो हम जरूर उस पर इसी तरह का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलेगा। इन प्रश्नों के उत्तर देने से यह पता चलेगा कि उम्मीदवार ने न केवल शतरंज को एक शौक के रूप में अपनाया, बल्कि इसके गहरे पहलुओं, इसके सामाजिक मानसिक लाभों को भी समझा है। जब आपसे ये उतने प्रश्न पूछे जाएं, आपको पता होने के उत्तर, तो पता चलेगा कि उम्मीदवार ने न केवल शतरंज को खेला है, एक शौक के रूप में अपनाया, बल्कि गहरे पहलुओं और सामाजिक मानसिक लाभों को भी अच्छे से आत्मसात किया है, समझा है, उतारा है और इसमें अपनी हॉबी को आनंद के साथ परफॉर्म किया है। ये दर्शाती हैं चीजें, ये प्रश्नों के उत्तर दर्शाएंगे। आगे चलते हैं। मैंने पूछा था आपसे प्रश्न कि इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। यहां से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है कि शतरंज का इतिहास क्या है, कब प्रारंभ हुआ, कहां पर प्रारंभ हुआ। अब यहां से स्टार्ट होता है। शतरंज का आविष्कार 6वीं-7वीं शताब्दी में, 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास भारत में हुआ था। प्रश्न क्या था? शतरंज का इतिहास कब और कहां हुआ था? कब? 6 से 7वीं शताब्दी सब में हुआ था। कहां पर हुआ था? भारत में हुआ था। ये आपका इतिहास कब और कहां का उत्तर मिल गया, आपको मैंने प्रश्न बताया था। आगे, प्रारंभ में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था, जो कि संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ 4 अंग होता है। इसको पहले किस नाम से जानते थे, क्या कहते थे? तो इसे पहले चतुरंग के नाम से जानते थे। संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? 4 अंग होना। चलेगा। आगे, चतुरंग में 4 अलग अलग प्रकार के सैनिक होते थे। चतुरंग में पहले 4 अलग अलग प्रकार के सैनिक होते थे। रथ घोड़े, हाथी, रथ, पैदल सैनिक। इस चतुरंग में 4 होते थे, रथ, हाथी, रथ और पैदल सैनिक इस चतुरंग में होते थे। चलिए आगे चलें। कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे देखिएगा यहां पर फिर यह खेल धीरे धीरे फारस, वर्तमान ईरान, भारत से कहां पहुंचा? फारस पहुंचा, ईरान पहुंचा, जहां से शतरंग कहा जाने लगा। चतुरंग, चा का उच्चारण उन्होंने शाह में कर दिया, तो क्या आ गया उसमें? शतरंग आ गया।
अब शतरंग आ गया ईरान पहुंच करके, और फारस से यह खेल अब अरब देशों में पहुंच गया और फिर यूरोप बाकी दुनिया में फैल गया। भारत में जन्मा छठी से 7वीं शताब्दी में, और यह फारस वर्तमान ईरान पहुंचा, शतरंग के नाम से जाने जाना लगा। और फारस से यह खेल अरब देशों में पहुंचा, फारस के बाद अरब देशों में पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, धीमे धीमे पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसा आंसर आप इसका इतिहास का दे सकते हैं। संक्षेप में उत्तर, शतरंज का आविष्कार 6वीं शताब्दी के आसपास भारत में हुआ था और इसे प्रारंभ में चतुरंग कहा जाता था। बस इतना संक्षेप में आप उत्तर दे सकते हैं। ठीक, आविष्कार 6वीं शताब्दी के आसपास भारत में हुआ और इसे प्रारंभ में चतुरंग कहा जाता था। इतना उत्तर इतिहास के बारे में दे सकते हैं। बाकी ज़्यादा पूछे तो और डिटेल में दे सकते हैं, लेकिन जानकारी होना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब आता है प्रमुख ग्रैंड मास्टर, क्योंकि अगर आप शतरंज खेलते हैं तो आपको ग्रैंड मास्टर्स के नाम पता होना चाहिए और कहाँ से हैं, क्या हैं, उनके बारे में डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन मोस्ट चीज़ें उनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, ग्रैंड मास्टर, वैसे आपको भारत के सभी ग्रैंड मास्टर के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन कुछ नामी ग्रामी फेमस पॉपुलर जो ग्रैंड मास्टर हैं वर्ल्ड लेवल के, वैश्विक स्तर के, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, ये ध्यान रखना बस। मैग्नस कार्लसन कौन? ग्रैंड मास्टर, नॉर्वे के हैं, वर्तमान विश्व चैंपियनशिप और कई बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप रहे हैं। ठीक है, वर्तमान विश्व चैंपियन और कई बार के विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं। कौन? मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं। अगले गैरी कास्पारोव, रूस के हैं। देश भी याद रखना, मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, और गैरी कास्पारोव रूस के हैं। 85 से 2000 तक विश्व शतरंज चैंपियनशिप रहे और व्यापक रूप से अब तक के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। मैग्नस कार्लसन भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। गैरी कास्पारोव रूस के हैं जो 85 से 2000 तक क्या रहे? विश्व शतरंज चैंपियनशिप रहे हैं। और तीसरे आते हैं बॉबी फिशर, अमेरिका के हैं। रूस के गैरी कास्पारोव और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, रूस के बॉबी फिशर। 72 में बोरिस स्पासकी को हराकर विश्व चैंपियनशिप बने और शतरंज की दुनिया में एक क्रांति ला दी। बॉबी फिशर, अमेरिका। एनाथोली कार्पोव, रूस 75 से 85 तक विश्व चैंपियनशिप रहे और कास्पारोव के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता प्रसिद्ध है। कास्पारोव के साथ ये खेले हैं तो प्रतिद्वंद्विता प्रसिद्ध है। और 75 से 85 से 2000 तक ये 72 में रहे और ये वर्तमान में है मैग्नस कार्लसन। चलेगा, आगे चलते हैं। इनके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, ये है हमारे विश्वनाथ आनंद, ये हमारे। चलेगा, आप बात करते हैं 5वें नंबर पर। अब हम भारत के प्लेयर के पास आ गए हैं। चलेगा, यहां पर बात करते हैं विश्वनाथन आनंद भारत। विश्वनाथन आनंद भारत 5 बार के, याद रखना, नोट कर लेना, कॉपी निकाल लेना। हॉबी एक दिन की नहीं है और 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं आई समझ में, लंबा है, आपके लिए बनाया है। और आपने अच्छे से इसको समझा तो रियली आपकी जो हॉबी है अच्छे से तैयार हो जाएगी। और तैयार अच्छे से हो जाए तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यह हॉबी वाला वीडियो फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट तक किसी को भी काम आ सकता है। और अभी से आप इस पर तैयारी शुरू करेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे हॉबी के मामले में। तो विश्वनाथन आनंद भारत 5 बार के विश्व चैंपियन, भारत के सबसे प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी। फिर आते हैं व्लादिमीर क्रेमेनिक, रूस। व्लादिमीर पुतिन
रूस के राष्ट्रपति और व्लादिमीर क्रेमिक रूस के हैं। 2000 में गैरी कास्पारोव को हराकर विश्व चैंपियनशिप बने और 6 में विश्वनाथ आनंद को हराकर संयुक्त विश्व चैंपियनशिप बने। 2006 में विश्वनाथ आनंद को हराया और गैरी कास्पारोव को 2000 में हराया व्लादिमीर, ठीक है, किसने? क्रेमिक ने, रूस के, और तब से ये लाइमलाइट में आए हैं। अगले आते हैं हंगरी के जूडिथ फोल्गर, अब तक की सबसे सफल महिला शतरंज खिलाड़ी, अब तक की सबसे सफल महिला शतरंज खिलाड़ी जिन्होंने कई प्रमुख पुरुष ग्रैंड मास्टर को हराया है, मेल को तक इन्होंने डिफीट किया है। तो कौन है? हंगरी की हैं जूडिथ पोलगर, याद रखना, महिला फीमेल खिलाड़ी। मिखाइल ताइल लातविया, 60वें विश्व चैंपियनशिप बने। अपनी आक्रामक अद्वितीय खेल शैली के लिए प्रसिद्ध, पॉपुलर और, ठीक है, नामचीन प्लेयर में थे 60 में। चलेगा, इनको नोट कर लेना। चलेगा भैया, भारतीय शतरंज के प्रमुख ग्रैंड मास्टर, भारतीय शतरंज के प्रमुख ग्रैंड मास्टर, एक बार चर्चा फिर कर लेते हैं इनकी। आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप, भारत के सबसे प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी। उन्होंने शतरंज को भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई है। अगर भारत शतरंज के क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ है तो वो अथक, निरंतर, अनवरत मेहनत किसकी रही है? विश्वनाथन आनंद की रही है, जिन्होंने भारत में शतरंज को लोकप्रिय बना दिया है, और वो भी वर्ल्ड लेवल पर। कोनेरू हम्पी, चलेगा, कोनेरू हम्पी विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, महिला ग्रैंड मास्टर। उन्होंने भारतीय महिला शतरंज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। मेल में किसने दिलाई है? विश्वनाथन आनंद, और फीमेल में कोनेरू हम्पी। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, महिला ग्रैंड मास्टर। उन्होंने भारतीय महिला शतरंज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। पेंटेला हरिकृष्णा, कई बार के राष्ट्रीय चैंपियन, विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख ग्रैंड मास्टर। अगले आते हैं हरिका द्रोणावल्ली, मेडलिस्ट रहे हैं, कई बार की महिला ग्रैंड मास्टर, विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में मेडलिस्ट रही हैं। तो ऐसे नामचीन, पॉपुलर, फेमस शतरंज के प्लेयर्स के भारत और वैश्विक धरातल पर आपको बता दिए हैं। आप इनका थोड़ा सा और हिस्ट्री देख लेना, और बाकी मैं ले चलता हूँ, अभी और भी बताऊंगा। चलेगा, ये आपका भी काम है, कहाँ से हैं और क्या है, थोड़ा थोड़ा आप देख लेना। आगे चलिएगा, यहाँ पर भारत के और भी हैं। अधिवन भास्करन, प्रमुख ग्रैंड मास्टर जो विश्व स्तर पर कई टूर्नामेंट जीत चुके हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। निहाल सरीन उभरते हुए युवा ग्रैंड मास्टर, जिन्होंने कम उम्र में ही कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। विदित संतोष गुजराती, भारतीय शतरंज का एक और प्रमुख नाम जो तेजी से उभरते हुए सितारे हैं और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। कौन? विदित संतोष गुजराती। ये इंपोर्टेंट है। आर प्रज्ञानंदा, युवा प्रतिभा, जिन्होंने कम उम्र में ही ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया और कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। आर प्रज्ञानंदा, युवा प्रतिभा, जिन्होंने कम उम्र में ही ग्रैंड मास्टर जैसी प्रतियोगिताओं को अपने नाम या झपट लिया या कब्जे में ले लिया, और इसी से ये क्या होता है, इस खेल में नामी ग्रामी खिलाड़ियों में नाम दर्ज कराया। सबका नाम आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं, अभी फिलहाल में आपने देखा होगा डी गुकेश, काफी प्रसिद्ध नाम है, अभी हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहते हैं। डी गुकेश
डी गुकेश। चलेगा, डी गुकेश जी के बारे में समझते हैं। डी गुकेश, गुकेश डोमाराजू। डोमाराजू, डी का मतलब होता है डोमाराजू। डोमाराजू गुकेश, डी का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। भारतीय शतरंज का एक उभरता हुआ सितारा है। उन्होंने बेहद कम उम्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। बेहद कम उम्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। यहां उनके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। चलेगा, पढ़ लेते हैं। प्रमुख तथ्य यहां पर दिए गए हैं। कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं। कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, डी गुकेश ने केवल 12 साल 7 महीने 17 दिन, 12 साल 7 महीने 17 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया, जिससे वे दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। वे दुनिया के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए, डी गुकेश। और प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी गुकेश ने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में भाग लिया है और कई खिताब जीते हैं। उनकी तेजी से बढ़ती रेटिंग, खेल कौशल उन्हें भविष्य का एक मजबूत खिलाड़ी बनाती है। उभरता हुआ खिलाड़ी देख पा रहे हैं हम, जो डी गुकेश, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। चलेगा, हाँ, भविष्य की मजबूत खिलाड़ी बनाती है। अब यहां पर चलते हैं नेक्स्ट। इनके बारे में तीसरा पॉइंट क्या कहता है? उल्लेखनीय जीत। ठीक है, उल्लेखनीय जीत। उन्होंने अपने खेल कैरियर में कई अनुभवी ग्रैंड मास्टर को पराजित किया है और अपनी समझदारी रणनीति के लिए प्रशंसा प्राप्त की है। डी गुकेश भारतीय शतरंज में एक महत्वपूर्ण नाम बन गए हैं। उनसे भविष्य में और बहुत बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये चल रहा है अपना शतरंज के, आप जवाब दे सकते हैं। ये डिटेल चल रही है। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। वीडियो वहां तक शेयर जरूर करना जिनकी हॉबी शतरंज हो, और जो हॉबी आपकी कोई और सी भी हॉबी हो उसको कमेंट करके बताएं। हम उस पर भी इसी तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलेगा, अब यहां पर आते हैं। एक प्रश्न पूछा था शतरंज में प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 टुकड़े होते हैं। 16 एक तरह से कहते हैं पूरे जो क्या बोलते हैं, गोटियां कह सकते हैं, 16 टुकड़े कह सकते हैं, 16 जिनके अलग अलग नाम होते हैं। चलेगा, कैसे होते हैं? इस प्रकार कुल मिलाकर बोर्ड पर 32 टुकड़े होते हैं। 32 क्या होते हैं? ठीक है, 32 टुकड़े होते हैं। 16 एक साइड होते हैं, 16 एक साइड होते हैं। ठीक है, चलेगा, हाँ, चलेगा। प्रत्येक खिलाड़ी के टुकड़ों के नाम और संख्या इस प्रकार है। एक राजा होता है, आपको पता होगा, राजा दिख रहा होगा। एक राजा होता है, ये देख पा रहे हैं, अलग अलग कलर के राजा। एक रानी होती है, रुकी होता है, घोड़े होते हैं, ऊंट होता है, प्यादे होते हैं। तो ठीक है, एक राजा, एक रानी, एक रुकी, तो 3 हो गए। 2 क्या हो गए? अपने घोड़े हो गए, 2 ऊंट हो गए हैं, ठीक है, 2 प्यादे हो गए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के आप, ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। 2 ए होते हैं, तो 2 14 15 16 हो गए हैं। 8 प्यादे होते हैं, प्यादे आगे रखे होते हैं। ठीक है, कॉर्नर पर आपको पता होगा रूक रखे होते हैं, जिनको हम हाथी कहते हैं। ठीक है, ऊंट जो होते हैं वो पता होगा आपको। ठीक है, 2 होते हैं, घोड़े होते हैं 2। इस तरह से आप इनके नाम बता सकते हैं। शतरंज के प्रमुख उद्घाटन, ओपनिंग और उनका महत्व क्या है? शतरंज के प्रमुख उद्घाटन, ओपनिंग, उनका महत्व क्या है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। चलेगा,
ये देख पा रहे हैं। इसमें 64 क्या होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं। 64 क्या होते हैं, खाने बने होते हैं। 64 में से क्या होता है, ठीक है, आपको पता होगा 8 वर्टिकल ठीक है क्या होती हैं, रोज होती हैं, और 8 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। 8 पंक्तियां होती हैं आपकी ऊर्ध्वाधर, और 8 होती हैं आपकी कौन सी, तो हॉरिजॉन्टल। अब वो इधर से उधर कैसे पलट के रख सकते हो। कुल मिलाकर के क्या होता है, ठीक है, इस तरह से 64 ब्लॉक होते हैं, 8 वर्टिकल रोज, 8 हॉरिजॉन्टल, और 2 कलर होते हैं, ब्लैक और व्हाइट, एक छोड़ करके अल्टरनेट होते हैं, जो देख पा रहे हैं आप। शतरंज में विभिन्न उद्घाटन ओपनिंग होते हैं, जो खेल की शुरुआत में टुकड़ों को अच्छे स्थानों पर ले जाकर एक मजबूत स्थिति बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रमुख उद्घाटन, उनके महत्व क्या है देखते हैं यहाँ पर। पहला होता है रुई लोपेज क्या होता है देखते हैं। चालें समझ लेना, अब शतरंज खेलते हो तो ये समझ लेना आप। महत्व, यह उद्घाटन केंद्र पर दबाव डालता है और विकास में तेजी लाने में मदद करता है। यह शतरंज के इतिहास में सबसे अधिक अध्ययन किए गए खेले गए उद्घाटन में से एक है। कौन सा, रुई लोपेज, समझना। आगे चलते हैं यहाँ पर सिलियन डिफेंस। अब सिलियन डिफेंस क्या होता देखो, समझ लेना आप अपनी लैंग्वेज में। सिलियन डिफेंस, ठीक है, ये है सिलियन डिफेंस। महत्व, यह उद्घाटन ब्लैक को असममित खेल की अनुमति देता है और अक्सर आक्रामक स्थिति की ओर ले जाता है, और ब्लैक के लिए सबसे लोकप्रिय आक्रामक विकल्पों में से एक है। क्वींस गैबिट क्या होता है, जल्द से जल्द बताकर कमेंट कर, खेलते हैं तो पता करिएगा। क्वींस गैबिट, चालें होती हैं क्वींस गैबिट की। महत्व, यह उद्घाटन व्हाइट को केंद्र पर दबाव बनाने और तेज विकास के लिए स्थिति बनाने की अनुमति देता है, और यह ओपनिंग विशेष रूप से शास्त्रीय शतरंज में लोकप्रिय है। तो ठीक है, क्वींस गैबिट, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आता है इंडियन डिफेंस। अब क्या आता है, इंडियन डिफेंस चलेगा। चलेगा, इंडियन डिफेंस चालें ये होती हैं। महत्व, यह ब्लैक को एक लचीली स्थिति बनाने की अनुमति देता है और केंद्र पर दबाव डालता है। इसमें कई प्रकार के सेटअप्स होते हैं, जैसे किंग्स इंडियन, निम्जो इंडियंस और क्वींस इंडियन। इसके क्या होते हैं, सेटअप्स होते हैं, और इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। किंग्स इंडियंस क्या होता है, निम्जो इंडियंस क्या होता है, क्वींस इंडियन क्या होता है। ये जब आपने खेला होगा, शतरंज आपकी हॉबी है, तो आप धीमे धीमे पता कर सकते हैं। 4 नाइट्स गेम, ये क्या होता है 4 नाइट्स गेम, तो ये भी आपको पता करना। देखिए यहाँ पर चालें ए होती हैं इसकी, ठीक है, पहला ए हो गई है, दूसरी ए हो गई है, और तीसरी ए हो गई है। महत्व, यह एक संतुलित और शास्त्रीय उद्घाटन है जो जल्दी टुकड़ों के विकास की अनुमति देता है और दोनों पक्षों के लिए कई रणनीतिक विकल्प खोलता है। कौन सा, 4 नाइट्स गेम। ठीक, आगे चलते हैं, कंटिन्यू। अब आता है अगला, नेक्स्ट, कारोकेन डिफेंस। चालें एक ही होती है। महत्व, यह ब्लैक को एक ठोस मजबूत स्थिति बनाने की अनुमति देता है और व्हाइट के आक्रमण को रोकने के लिए अच्छी संभावना प्रदान करता है। फिर आता है फ्रेंच डिफेंस। चालें ये होती है। महत्व, यह ब्लैक को एक ठोस स्थिति बनाने, व्हाइट के केंद्र को चुनौती देने की अनुमति देता है। हालांकि यह उद्घाटन ब्लैक के लिए एक स्थानिक अवरोध भी पैदा कर सकता है, जिसे
ध्यान से प्रतिबंधित करना होता है। इस तरह के डिफेंस हो गए हैं। अब जो चेस नहीं खेलते हैं, जिनकी चेस की हॉबी नहीं है, उनको समझ नहीं आएगा ये डिफेंस वगैरह, ठीक है। जो खेलते हैं वो समझ चुके होंगे इनका आंसर कैसे देना है, किस प्रकार से देना है। और अलग कोई हॉबी है तो आप निश्चिंत रहें, आपकी हॉबी जब लाएंगे तो आपको उसमें सारी चीजें, सारी शब्दावलियां, सारी वोकैब आपको समझ आएगी। चलेगा। अब यहां पर इन उद्घाटनों का सही उपयोग खेल की दिशा, मध्य खेल की संभावनाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शतरंज के खिलाड़ियों को इन उद्घाटनों, उनके विभिन्न वेरिएंट्स का ज्ञान होना चाहिए ताकि वे अपने खेल को अधिक प्रभावी बना सकें। और इन जो खिलाड़ी होते हैं उनके उद्घाटन और वेरिएंट्स, इन सब का उनको नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अच्छे से प्ले कर सकें और विन कर सकें। चलेगा। अब आता है यहाँ पर शतरंज में किंग्स इंडियन डिफेंस, ये पूछा गया है। शतरंज में किंग्स इंडियन डिफेंस क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है? इसका उपयोग कैसे किया जाता है? चलेगा। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? इसका उपयोग कैसे किया जाता है? एरो बने हुए हैं, उपयोग देख लेना, पर आपको वहां पर बोल के बताना है, पूछा जाए तो। किंग्स इंडियन डिफेंस शतरंज में एक लोकप्रिय उद्घाटन है जिसे काले मोहरों के साथ खेला जाता है। और किसके साथ खेला जाता है? काले मोहरों के साथ खेला जाता है। यह मुख्य रूप से तब उपयोग किया जाता है जब सफेद खिलाड़ी D4 से खेल की शुरुआत करता हो। D4 से खेल की शुरुआत करता हो, D4 कर दिया उसने तो इसकी शुरुआत करता हो, तब यह खेला जाता है। अलग अलग टारगेट होते हैं, डिफेंस होते हैं। मुख्य रूप से तब उपयोग किया जाता है जब सफेद खिलाड़ी D4 से खेल की शुरुआत करता है। इसका मूल विचार है कि काला खिलाड़ी अपने राजा को सुरक्षित रखते हुए, काला खिलाड़ी अपने राजा को सुरक्षित रखते हुए और अपने मोहरों को सक्रिय स्थिति में रखते हुए, जो मोहरें होती हैं उनको सक्रिय रखते हुए मध्य खेल और अंतिम खेल में सफेद मोहरों के आक्रमण का सामना करता है। जो मध्य खेल है और अंतिम खेल में सफेद मोहरें होती हैं कि आक्रमण का सामना, जो आ रही हैं दो पैदल, ये चलती रहेंगी और उनका ही सामना करना होता है इनसे। ठीक है, चलेगा। ये होता है हमारा इंडियन डिफेंस। आगे देखिए यहाँ पर किंग्स इंडियन डिफेंस का मुख्य सेटअप इस प्रकार से होता है। मुख्य सेटअप इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये सेटअप देख रहे हैं, देख लेना, आप समझ लेंगे, आप खेलते होंगे तो। D4 NF6, C4 G6, NC3 BG7, E4 D6, ये डिफेंस के कोड होते हैं। और वही व्यक्ति समझ सकता है जो चेस खेलता है, अदर पर्सन को ये समझ नहीं आएगा। ओके, चलेगा। इस सेटअप में काला खिलाड़ी अपने राजा को सुरक्षित रखने के लिए G7 पर बिशप और D6 पर प्यादा रखते हुए अपने केंद्र को मजबूत करता है। अपने प्यादा रखते हुए केंद्र को मजबूत करता है कि अगर ये यहाँ से इसको आउट करता है तो मैं भी इसको आउट कर दूंगा। इस तरह से सेटअप जमाते हैं। ठीक है, चलेगा। खेला होगा तो बड़ा मजा आ रहा होगा वीडियो देखने में। चलेगा। किंग्स इंडियन डिफेंस का उपयोग कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है आप समझना, यहां पर कैसे किया जाता है, बड़े मजेदार टॉपिक है। राजा की सुरक्षा। पहला, शुरुआती चालों के बाद काले मोहरों 0-1-0 से 0 किंग साइड का कास्टलिंग करते हैं और जिससे राजा सुरक्षित रहता है। हमको इसमें हमारा पर्पस होता है कि राजा को सुरक्षित रखना, सेफ रखना है। केंद्र पर हमला करते हैं। इससे फिर क्या करते हैं, किंग्स इंडियन डिफेंस का उपयोग करते हैं, केंद्र पर हमला करते हैं और काले मोहरे आमतौर पर D6, E5 और F5 प्यादों के माध्यम से केंद्र पर हमला करते हैं। केंद्र पर हमला करते हैं और केंद्र पर हमला करते हैं, चले जाते हैं, सीधे चलते हुए चले जाते हैं और पीछे से मोहरे, काले मोहरे अपने बिशप नाइट को सक्रिय स्थिति में रखते हैं जिससे वे भविष्य के हमलों के लिए तैयार रहते हैं। रणनीतियां क्या होती हैं?
रणनीतियां क्या होती हैं, चलेगा। F5 पुश, केंद्र पर दबाव डालने के लिए काला खिलाड़ी F5 पर प्यादा धक्का देता है। केंद्र पर दबाव डालने के लिए काला खिलाड़ी F5 पर प्यादा धक्का देता है और C5 हमला, कभी कभी काला खिलाड़ी रानी की तरफ से हमला करने के लिए C5 प्यादा बढ़ाता है। ये आप खेलते होंगे तो आपको पता होगा। ब्लॉक करना, ब्लॉक ये क्या होता है, तो आपको इसका जवाब देना ब्लॉक करने का कि काले मोहरे D5 प्यादा धक्का देने से सफेद मोहरों के केंद्र पर हमला करते हैं और केंद्र को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। खैर इतना डीप जब पूछा जा सकता है जब इंटरव्यूअर, जिस पूछने वाला, साक्षात्कार लेने वाला है, उसको इतनी नॉलेज होगी तभी पूछ सकते हैं। अदरवाइज इतने जो रणनीति वगैरह इनके अंदर नहीं जाएंगे। जो बेसिक बेसिक प्रश्न मैंने अभी पहले किए थे वो आपको पूछे जा सकते। लेकिन आप प्लेयर हैं, आपका हॉबी है, आपका शौक है, अगर हॉबी वाला कोई फंस गया तो इस तरह के प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं। लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं है, आप खेलते हैं तो, अगर हॉबी है तो। किंग्स इंडियन डिफेंस एक गतिशील रणनीतिक उद्घाटन है जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों में उपयोगी हो सकता है। यह उन खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है जो आक्रामक खेलना पसंद करते हैं और प्रतिद्वंदी को चौंकाने की क्षमता रखते हैं। आक्रामक मतलब फटाफट खेलना पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट आता है आपकी पसंद के प्रश्न। आपने शतरंज कब और कैसे खेलना शुरू किया? एक प्रश्न आ गया आपके सामने साक्षात्कार में। साक्षात्कार में इंटरव्यू बोर्ड ने आपसे प्रश्न पूछा कि आपने शतरंज कब और कैसे खेलना शुरू किया, कैसे खेलना शुरू किया। तो इसका जवाब आपका क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, बताइए मुझे। देखिए यहाँ पर, मुझे शतरंज खेलना काफी पुराने समय से पसंद है। पुराने समय से पसंद है मतलब हजारों साल पुराना नहीं, पुराना मतलब बहुत दिन हो गए हैं, काफी समय से खेल रहा हूँ, बचपन से खेल रहा हूँ, 5वीं क्लास से, 10वीं क्लास से, ऐसा कुछ आप जब से आप खेलना प्रारंभ किए हो बता सकते हैं। मैंने शतरंज के नियमों, रणनीतियों को सीखना बचपन में शुरू कर दिया था। मेरे परिवार में शतरंज के खेलने का माहौल रहता था। मैंने इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ बड़े शौक से खेला था। अब हो सकता है किसी के दादाजी खेलते, उनके साथ खेलना प्रारंभ कर दिया, पापा मम्मी भाई बहन दोस्त यार पड़ोसी कोई खेलता, उसके साथ में आपने खेलना प्रारंभ कर दिया हो, ऐसा बता सकते हैं। नियमों और रणनीतियों को सीखना बता सकते हैं। कब से खेलना शुरू किया यह भी आप बता सकते हैं, याद हो तो। शतरंज में रणनीतियों के विकसित होने, खेल के अनुभव से मेरी रुचि कौशल बढ़ता गया और जैसे जैसे मैंने खेलना शुरू किया, रणनीति बनाई कैसे खेलते हैं इसका, ठीक है, इसका डेवलपमेंट हुआ और इससे मेरी रुचि और कौशल बढ़ता गया और यह मेरी हॉबी के रूप में बन गया, पता ही नहीं चला मुझे। तो ये हॉबी कहलाती है कि हॉबी कब बन जाए कोई पता नहीं होता, क्योंकि जब उसमें रुचि बढ़ती जाती है, आपकी रुचि मेल खाती है, तो इससे पता चलता है कि आपकी यही वास्तव में हॉबी है। अगला आता है आपका पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी कौन है और क्यों। अब 5-10 मत बता देना, एक प्लेयर कोई सा बता देना, 2 प्लेयर बता देना। आपका पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी कौन है और क्यों, उसका भी कारण बताना होगा आपको। ये सारे रीजन पता होना चाहिए, ये सारे रीजन आपको पता होना चाहिए। चलेगा, यहाँ पर बात करते हैं। अब जैसे सपोज दैट मैं शतरंज खेलता हूँ, अब मुझे कोई ठीक है वैश्विक स्तर का प्लेयर पसंद हो या कोई ऐसा लोकल स्तर का व्यक्ति पसंद हो, बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मेरा पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी मॉडर्न के खिलाड़ी कौन है, ओरोनियन और नकामुरा है। नाम ही ऐसे ले दिए कि प्रश्न, हाँ है तो कोई इशू नहीं है। या आप बता सकते हैं मेरे ठीक है प्रेरणादायक कौन है भैया, विश्वनाथ आनंद हैं, बोल सकते हैं मैं मैग्नस कार्लसन है, कोई भी वॉटेवर, जो भी आप पसंद करते हैं। उनकी रणनीतिक दृष्टि, उनकी खेलने की दृष्टि मुझे बहुत प्रेरित करती है। ऐसा कह सकते हैं उनका आक्रामक खेल पसंद है, उनका इस तरह का खेल पसंद है, खेलने की दृष्टि पसंद है, रणनीति पसंद है, ऐसा आप बता सकते हैं। और वे अपनी निर्णायकता, शतरंज के प्रति उनकी पारंपरिक प्रेम की वजह से भी विख्यात हैं। और वे
जब भी खेलते हैं तो निर्णय बहुत सटीक रहता है, शतरंज के प्रति पारंपरिक प्रेम रहता है, इसलिए वो विख्यात हैं, इसलिए मैं, ठीक है, वो मेरे पसंदीदा प्लेयर है। ऐसा आप सदा हुआ जवाब दे सकते हैं। शतरंज बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास में कैसे मदद करता है? शतरंज बच्चों और युवाओं के मानसिक विकास में कैसे मदद करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आपको आंसर कैसे देना है, आपको आंसर कैसे देना है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलेगा, आपको आंसर देना है इस तरह से, युवाओं और बच्चों में कैसे, ठीक है, काम करता है। पहला आपका जवाब होगा नंबर 1, सोचने की क्षमता में सुधार करता है। सोचने की क्षमता में सुधार करता है। शतरंज खेलने से बच्चे और युवा अपनी सोचने की क्षमता में सुधार पाते हैं। खेलने के दौरान रणनीतिक सोच, प्रस्तुतिकरण क्षमता, समस्या समाधान के दृष्टिकोण को भी विकसित किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, नियंत्रण और संयम की प्रशिक्षण हो जाती है। शतरंज में खेलने से बच्चे युवा नियंत्रण, संयम, ध्यान का विकास कर सकते हैं। वे अपनी चालों को सोच समझकर प्रतिस्पर्धी के साथ खेलते हैं और इस प्रक्रिया में संयम बनाए रखना सीख जाते हैं। नंबर 3, समस्या समाधान कौशल विकसित हो जाता है। समस्याओं का समाधान निकालने की जो स्किल होती है वो डेवलप्ड हो जाती है। शतरंज एक समस्या समाधान क्रिया होता है जिसमें खिलाड़ी को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह उनकी विचार शक्ति, क्रियाशीलता को बढ़ाता है, थिंकिंग प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस एक्टिविटी को बढ़ाता है। ऐसा आप जवाब उस प्रश्न का दे सकते हैं। अगला आता है प्रश्न यहां पर चौथा, स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अनुभव। स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अनुभव। शतरंज खेलने से बच्चे और युवा अपनी खुद की सोच को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, इसको ऐसे करेंगे, चलेंगे, इसको ऐसे डिफीट कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो इस तरह से स्वतंत्रता स्वाधीनता का अनुभव, शतरंज खेलने से बच्चे युवा अपनी खुद की सोच को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं और स्वतंत्रता के अनुभव करते हैं कि मैंने निर्णय लिया था, मैंने चाल चली, तो खुद ही अनुभव करते हैं मैं स्वतंत्र हूँ इस खेल को खेलने के लिए, ऐसा अनुभव करते हैं। धैर्य और सहनशीलता। शतरंज खेलने से बच्चे और युवा धैर्य और सहनशीलता का सीखने में मदद मिलती है उनको, और खेलने के दौरान अक्सर स्थिति बदलती रहती है और उन्हें इसका सामना करना पड़ता है। तो ये बीच बीच में क्या होता है, धैर्य और सहनशीलता, बीच बीच में क्या होता है, ऐसे फ्लक्चुएशंस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, तो उससे निपटने की उनमें धैर्य सहनशीलता के गुण विकसित होते हैं। अगला प्रश्न आता है, शतरंज के खेल से इंपोर्टेंट IMP। पहला प्रश्न भी हो सकता है, अंतिम प्रश्न भी, शतरंज हॉबी वाले सभी सुन लें। शतरंज के खेल से सिविल सेवक के कौशलों में क्या सुधार हो सकता है? इसका आंसर आपको कैसे देना है? चलेगा। नंबर 1, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। शतरंज खेलने से व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। खिलाड़ी को प्रतिद्वंदी के चालों का उत्तर देना पड़ता है, उसकी चालों का प्रतिसाद देना होता है, जिससे वो अपने निर्णय के लिए तैयार रहना सीख जाते हैं, सीखना पड़ता है। समस्या समाधान कौशल। शतरंज एक समस्या समाधान क्रिया है जिसमें खिलाड़ी को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सिविल सेवकों को भी अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें विभिन्न विकल्पों के बीच सही और समयबद्ध निर्णय लेने की क्षमता होती है, सिविल सेवकों के लिए भी। संगठन कौशल। संगठन कौशल यह भी महत्वपूर्ण है। संगठन कौशल, यह भी जवाब उसी का है। शतरंज खेलने से व्यक्ति की संगठित जो सोच होती है, प्रबंधन की क्षमता में सुधार होता है। खिलाड़ी को अपने मोहरों को सही तरीके से संगठित करना पड़ता है ताकि वह अपने प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सके। सिविल सेवकों के लिए भी संगठन कौशल अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है जब वे विभिन्न कार्यों
और प्रोजेक्ट्स को प्रतिबंधित करने के लिए, उपाय बनाने के लिए व्यवस्थित होने की आवश्यकता होती है। ऐसा 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट में दे सकते हैं आप धैर्य और सहनशीलता। शतरंज खेलने से व्यक्ति को धैर्य सहनशीलता की सीख मिलती है। ठीक है, खिलाड़ी को अक्सर स्थितियों में धैर्य बनाए रखना पड़ता है और वे समस्याओं का समाधान खोजने में धीरज बनाए रखते हैं। सिविल सेवकों के लिए भी यह कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करने के लिए धैर्यशीलता की आवश्यकता होती है। ऐसा जवाब आपका एज अ सिविल सर्वेंट दे सकते हैं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो। शतरंज और रणनीतिक प्रबंधन के बीच क्या समानता है? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। शतरंज और रणनीतिक प्रबंधन के बीच क्या समानताएं हैं? ठीक है, यहां पर देखिए शतरंज और रणनीतिक प्रबंधन के बीच पहली समानता योजनाबद्धता। योजनाबद्धता, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। शतरंज खेल में खिलाड़ी को अपनी चालों की योजना बनानी पड़ती है ताकि प्रतिद्वंदी के खिलाफ सबसे अच्छी स्थिति बना सके। इसी तरह रणनीतिक प्रबंधन में भी संगठन को अपनी उच्चतम प्राथमिकताओं, लक्ष्यों की ओर नेविगेट करने के लिए योजनाबद्धता की जरूरत होती है। ये समानताएं होती हैं। दूसरा पॉइंट विचारशीलता, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। शतरंज में खिलाड़ी को अपनी चालों के परिणामों को समझने के लिए विचारशीलता की आवश्यकता होती है, सोचना पड़ता है आगे की तरफ। ठीक है, कह सकते हैं 5-10 साल, मतलब 5 से 2-4 चालों का पहले से विवरण होना चाहिए कि अब ये चलूंगा, इसके बाद ये चलना होगा। इस तरह की उसकी विचारशीलता की आवश्यकता होती है और वे अपनी हर चाल के परिणामों का विश्लेषण करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, उसी आधार पर अगली चाल की योजना बनाते हैं। इसी तरह रणनीतिक प्रबंधन में भी व्यक्तिगत और संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विचारशीलता की आवश्यकता होती है। ये एज इट इज आप कर सकते हैं और फिर आपको आदत हो जाएगी तो वहाँ पर आप इजीली विथ कॉन्फिडेंस आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, चलेगा। और इस तरह का वीडियो हॉबी से संबंधित पहला वीडियो है और अभी तक किसी ने आपको पीएससी यूपीएससी में नहीं बताया होगा, लेकिन अब आपके लिए पूरी जितनी हॉबीज आपकी हैं, अपनी अपनी हॉबीज एक एक, उससे संबंधित वीडियोस आपके पास आएगा तभी आप वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, शतरंज में खिलाड़ी को विभिन्न समस्याओं का सामना करने की क्षमता होती है, जैसे कि कैसे राजा को बचाएं, प्रतिद्वंदी के राजा को कैसे जीतें। इसी तरह रणनीतिक प्रबंधन में भी अद्वितीय समस्याओं का समाधान करने के लिए उत्कृष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। विनिमय क्षमता, ठीक है, नेगोशिएशन स्किल्स। शतरंज में खिलाड़ी को अपनी चालों को सबसे अच्छे तरीके से प्रतिद्वंदी के साथ बदलने की क्षमता होती है। कब कौन सा मोड़, टर्निंग पॉइंट आ जाए, कब कौन सी चाल कैसे किस तरह से चलनी है, विनिमय करते हैं और चालों के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और रणनीतिक प्रबंधन में भी संगठनों के लिए भी सही और निष्पादनीय विकल्पों के लिए विनिमय क्षमता की आवश्यकता होती है। इस तरह के आप 4 पॉइंट के साथ आप आंसर दे सकते हैं। ये 5वां पॉइंट भी है, 2, 3, 4, 5 दे सकते हैं आप, जितना आपको याद रह जाए, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हॉबी है तो इतना तो करना पड़ेगा। प्रबंधन संगठन कौशल, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। शतरंज खेल में खिलाड़ी को अपने मोहरों को सही तरीके से संगठित करने की क्षमता होती है। इसी तरह रणनीतिक प्रबंधन में संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए उच्च स्तर के प्रबंधन और संगठन कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिस तरह से पूरा मैनेज करना, प्रबंधन, संगठन कैसे क्या करना, इस शतरंज से ही सीख कर इसमें भी हम इसको अप्लाई, अनुप्रयोग कर सकते हैं। ऐसा देखना है हमको। शतरंज के खेल से आप
किस प्रकार का नेतृत्व क्षमता विकसित कर सकते हैं? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। शतरंज के खेल से आप किस प्रकार की नेतृत्व क्षमता विकसित कर सकते हैं? चलिएगा, आपका उत्तर होगा इस तरह से। कौन कौन सी निर्णय क्षमता आप विकसित कर सकते हैं? नंबर 1, विचार शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता। बिल्कुल छाप दें, ठीक है। विचार शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। खेल के दौरान हर चाल के परिणामों का विश्लेषण करना पड़ता है और उस आधार पर अगले कदम का निर्णय लेना होता है, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता में स्वयं सेवकता और सामर्थ्य में सुधार लेता है। नंबर 2, विचारशीलता और रणनीतिक सोच। शतरंज खेल से आप विचारशीलता, रणनीतिक सोच को विकसित करते हैं, पर आपको अपने प्रतिद्वंदी की रणनीति को समझने में मदद मिलती है और इसके आधार पर अपनी रणनीति को समायोजित करने की क्षमता विकसित होती है। ऐसा इसके आंसर दे सकते हैं और कुछ पॉइंट्स और हैं इसके, मैं बता देता हूं। चलेगा, संगठन और कौशल, ठीक है। शतरंज में खेलते समय आपको अपने मोहरों को संगठित करने की क्षमता में सुधार होता है। आपको अपने सभी मोहरों को सही तरीके से प्रबंधित करना पड़ता है, जो नेतृत्व में साझा कार्य करते हैं समय की महत्वपूर्ण होता है। समस्या समाधान कौशल, समस्या समाधान कौशल में सुधार कर सकते हैं। विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें हल करने के लिए नई रणनीतियों के लिए तैयार रहना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। स्थिरता और संयम, शतरंज खेलने से आप स्थिरता संयम में सुधार कर सकते हैं। खेल के दौरान आपको अपनी चालों को ध्यान में रखना पड़ता है, सही समय पर सही निर्णय लेना पड़ता है। ये आपके लिए आसान से जवाब हो सकते हैं। और साथियों, अगर इस हॉबी शतरंज जिसकी है ये वीडियो, उसके लिए तो रामबाण है, मददगार ही होगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अगर आपकी और कोई सी हॉबी है, जैसे डायरी लेखन, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, ठीक है, रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, नोवेल्स, ठीक है, कह सकते हैं पोएट्रीज, या मूवीज़ देखना, सीरियल्स देखना, या कह सकते हैं टेलीविज़न देखना, आप टेलीविज़न में और भी कुछ ऐसे हॉबीज़ हो सकती हैं। तो आपकी विभिन्न तरह की जो हॉबीज़ हैं, अलग अलग प्रकार की जो हॉबीज़ हैं, आप हमें अपने नाम के साथ हॉबीज़ सेंड करें। नंबर है हमारा, ए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं आपके नाम के साथ, ठीक है। 8103599114 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और इसी तरह से हम आपकी हॉबी को तैयार करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। इस पर आपका नेम, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और आपका साक्षात्कार किस क्षेत्र के लिए तैयार कर रहे हैं, और ठीक है, और आपका इंटरव्यू कब है। अगर नहीं आप, ठीक है, प्राइमरी में है, मिडिल में है, 10th क्लास में है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाने के लिए, ठीक है, हॉबी तैयार कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए तैयार कर रहे हो, या फिर सिविल सेवा के लिए कर रहे हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ही अच्छे इस तरह के वीडियोस के माध्यम से हम डेटा उपलब्ध करवाएंगे। हुआ तो आपको PDF भी हम उपलब्ध करवा सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो आप पढ़ते रहें। तो इसी के साथ वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं। काफ़ी मेहनत लगती है इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए, तो चाहेंगे, ठीक है, आप एक लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली हॉबीज जो भी आएगी मैसेज, ठीक है, उसके साथ नोटिफिकेशन के साथ आप तक आएगा, तो बेल आइकन प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।